अभी सर जैसे मोबाइल फ़ोन की यूज़ बढ़ गया, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, इससे क्या 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 असर पड़ रहा है हमारी याददाश्त पर और हमारे ब्रेन के एजिंग देखिए, पर? मोबाइल का सबसे बड़ा जो मुझे लगता है ड्रॉबैक है कि हमारी जो याद करने की क्षमता है वो कम होती जा रही है। बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी। अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, क्योंकि सारा चीज़ें वो रील की तरह हो गया लाइफ में। आप अगर जो रील जो है 10 सेकंड से 15 सेकंड में बनाएंगे वो तो लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन आप 2 मिनट की रील बनाइए तो शायद 2 मिनट कोई सुनना नहीं चाहता। बताऊँ, जो लोग मल्टीलिंगुअल होते हैं उनको डिमेंशिया देर से होता है। अच्छा। हाँ, तो बहुत से लोग होते हैं, शायद ये वो लोग भी होते हैं जिनकी मेमोरी होती है कि वो मल्टीपल लैंग्वेज सीख सकते हैं। पहले कार्डियोलॉजिस्ट रिकमेंड करते थे वाइन कि आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते वो हैं। भी एक है ना, ऐसा स्टडी था जिसने बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। दे यूज्ड टू से 60 ml ऑफ वाइन 3 to 4 times a week इज़ गुड, पर वो गुड कब बैड में बदल गया पता ही नहीं चला। जितना चलोगे उतना ही चलेगा। ऐसे ही ब्रेन के लिए बोलते हैं, यूज़ इट और लूज़ इट। आप जितना ब्रेन यूज़ करेंगे उतना चलेगा। क्या कोई ऐसा ब्रेन सप्लीमेंट है जिसको आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें कहती है भैया दिमाग आपका तेज़ होगा, याददाश्त और तेज़ होगी, इसको खाएंगे, इसको पिएंगे तो? उसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं, अगर जो कोई ऐसा सप्लीमेंट होता जिससे दिमाग तेज हो जाए या मेमोरी फंक्शन इंप्रूव करे तो सारे डॉक्टर खा रहे होते। तो आप तो इतने इंटरव्यू लेते हो, अगले 100 डॉक्टरों से पूछ लेना कि आप अपनी मेमोरी फंक्शन के लिए क्या क्या खाते हो, तो 99% लोग बोलेंगे मैं तो कुछ नहीं खा रहा। इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपके ब्रेन के फंक्शन को ऐसा मैजिकली इंप्रूव करते हैं। मेंटली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, तो जो भी मिलता है उससे खूब बात करें। जो मेमोरी वाले गेम्स है जैसे सुडोकू है, चेस है या प्लेइंग कार्ड्स है। प्लेइंग कार्ड में हमेशा बोलता हूँ, एक प्लेइंग कार्ड से 10 लोग खेल सकते हैं। इससे सस्ता मेमोरी गेम है ही नहीं। क्या हमारा दिमाग जल्दी बूढ़ा हो रहा है? क्या कोविड के बाद हमारी याददाश्त कुछ ज़्यादा कमज़ोर हो रही है? नमस्कार, मेरा नाम है अतुल। आप देख रहे हैं आज तक रेडियो का वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय गोयल। डॉक्टर विनय चेयरमैन न्यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज मेदांता। स्वागत है सर आपका। सर, आज हमने तय किया है कि हम ब्रेन एजिंग पे बात करेंगे, और इस पे मैं पढ़ रहा था कि कोरोना के बाद एक स्टडी आई कि उम्र के अनुपात में दिमाग जो है कुछ अधिक हमारा एक्टिव हो गया है, और यंगस्टर में कुछ दिमाग में कुछ अलग तरह के बदलाव आए हैं, और किसी किसी का दिमाग उम्र के अनुपात में जल्दी बूढ़ा हो रहा है। ये एक टर्म जो ब्रेन एजिंग है, ये एक टफ टर्म है आम आदमी के समझने के लिए। इसे आप समझाना चाहेंगे ये है क्या? जैसा कि आपने बताया, ब्रेन एजिंग मतलब ब्रेन भी उम्र के साथ बूढ़ा हो रहा है। एज सिंपल एज दिस। जो आपने बात करी कोरोना के टाइम की, तो जस्ट टू गिव सम एग्जांपल, जब कोरोना पीक पे था तो मेरे पास बहुत सारे लोगों ने अपने पेरेंट्स को लेके आए कि हफ्ते 10 दिन पहले तो ये ठीक थे, अब जो है ऐसा लग रहा है कि इनकी मेमोरी जा रही है। तो ये बड़ा फास्ट हो रहा था, हफ्ते 10 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में। और फिर आपने सुना होगा ब्रेन फॉगिंग, वो ये फिनोमिना था। हो ये रहा था कि हम जानते हैं कि कोविड में क्या हुआ था। कोविड में ये हुआ था कि छोटी छोटी आर्टरीज़ के अंदर थ्रोम्बस बन रहे थे, तो वो उसकी वजह से क्लॉट बन रहे थे जो लंग में हुआ, जिसकी वजह से मेजरली हमने न्यूमोनिया टाइप के सिम्टम देखे, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई और कुछ लोगों को जान पे खतरा हो गया। कुछ ऐसा ही फिनोमिना ब्रेन में हुआ। तो अगर जो छोटे छोटे क्लॉट बने जिससे ब्रेन का फंक्शन एकदम डाउन चला गया, और ऐसा हमने देखा तो उनको कुछ दवाइयाँ दी उस टाइम, क्योंकि कोई जानता नहीं था ये हो क्या रहा है। शुरुआत की जो रिपोर्ट कोविड की आई थी तो हमने सोचा इन्फेक्शन है, तो लोगों ने इन्फेक्शन की ट्रीट करा। फिर लोगों ने सोचा कि और बात है, तो बाद में पता चला कि ये तो ब्रेन छोटे क्लॉट बन रहे हैं जिससे लंग का फंक्शन ख़त्म हो रहा है। तो बाद में उसकी दवाइयाँ चेंज हुई और हम लोग उसको ज़्यादा बेहतर हैंडल कर पाए। इसी तरह से जब शुरू में जब पेशेंट आए थे, हमको पता ही नहीं था ये क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले हम सोचते ब्रेन का इन्फेक्शन होगा, तो उसके लिए जांच करी, हमारे करके देखा, उसमें कुछ नहीं निकला। दूसरे स्कैन करके देखे तो पता नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। बाद में समझ में आया कि ये भी वही फिनोमेना है जो लंग में हो रहा है। तो वो कुछ टाइम के लिए होता था, बाद में हम उनको प्रिवेंशन की दवा देने लगे तो उससे वो थोड़ा सा बेटर हो गए। रही बात आपने ब्रेन एजिंग की बात कही, तो ब्रेन एजिंग तो एक नॉर्मल फिनोमेना है। जो मेमोरी 40 साल के आदमी की है वो 80 साल के आदमी की नहीं है, हम ये बात जानते हैं। क्योंकि एक उम्र के बाद आपके ब्रेन का फंक्शन धीरे धीरे स्लो होने लगता है। स्लो होने का मतलब आपकी मेमोरी थोड़ी कम होने लगती है, आपका रिएक्शन टाइम स्लो होने लगता है, आपको जो बात समझते हैं उसको समझने में टाइम लगने लगता है, अटेंशन कम होने लगता है। तो ये सारे फिनोमिना मल्टीटास्किंग करने में मुश्किल होती है। अभी आप मेरे से बात भी कर रहे हैं, लैपटॉप भी देख रहे हैं, आपकी नज़र मोबाइल पे भी है, तो ये मल्टीटास्किंग हो रहा है, 3 काम एक साथ कर रहे हैं आप।
उम्र के साथ आप ये नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ तो फिर मेरा अटेंशन लैपटॉप पे नहीं जाएगा, और मेरा अटेंशन लैपटॉप पे जाएगा तो मेरा बोलना छूट जाएगा, और तीसरा काम तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक एज रिलेटेड फिनोमेना है। क्या एज से पहले भी दिमाग जो है जल्दी बूढ़ा हो रहा है आजकल, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब हम लोग जानते हैं कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, वो अगर जो किसी को प्रेजेंट हैं तो उनका एजिंग फंक्शन ब्रेन का वो फास्टर होता है। जैसे कि हमने सुना है कि कई बार जो है 50 साल या 60 साल की उम्र में भी उम्र कम, याददाश्त कम होने लग गई कुछ लोगों की। तो ये बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। और डिमेंशिया और इसमें क्या अंतर है सर फिर? ये डिमेंशिया ही है एक्चुअली। इसे नया टर्म क्यों दिया गया ब्रेन एजिंग? ब्रेन एजिंग उसका रीज़न है कि अब जैसे कोविड की वजह से हुआ तो वो एक सिचुएशनल हुआ है। डिमेंशिया तो एक ब्रॉड टर्म है। जब भी ब्रेन का फंक्शन डाउन जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं मेमोरी रिलेटेड फंक्शन डाउन जा रहा है, या एग्जीक्यूटिव फंक्शन या डे टू डे एक्टिविटी करने में दिक्कत हो रही है, वो फंक्शन डाउन जा रहा है, उसको हम डिमेंशिया कहते हैं। डिमेंशिया को 2 तरह से डिफाइन करते हैं। एक है कि सडन किसी को ब्रेन का बुखार हुआ, उसका ब्रेन फंक्शन कम हो गया, तो उसको भी डिमेंशिया डिफाइन करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये तो सिचुएशनल था ना, ब्रेन का फीवर हुआ इसलिए कम हुआ, उसको डिमेंशिया ना बोलो। तो बोले एटलीस्ट 6 मंथ तक प्रोग्रेसिव अगर जो आपके ब्रेन फंक्शन डाउन जा रहे हैं, आपकी मेमोरी कम हो रही है, आपकी काम करने की क्षमता कम हो रही है, आपका रिएक्शन टाइम स्लो हो रहा है, तब हम उनको बोलेंगे कि डिमेंशिया हो रहा है। क्या सर डायबिटीज़ से भी इसका असर पड़ता है हमारे दिमाग में? जी हाँ, 3-4 फैक्टर्स हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर हम समझ लें तब भी ठीक है। तो ये ब्रेन एजिंग को या डिमेंशिया होने के चांसेस को बढ़ाता है। और इसका रिवर्स भी है कि अगर जो आप अपने आप को बचा के रखना चाह रहे हैं तो स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ द बिगेस्ट किलर आई थिंक। आपको अल्कोहल बंद करना चाहिए या बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए। तीसरा है डायबिटीज़। डायबिटीज़ है तो उसको बहुत अच्छा कंट्रोल कर लीजिए। अगर जो आपका टारगेट HbA1c जो हम एक 3 महीने का ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं वो लेस देन 6.5 है तो अच्छा है, और लेस देन 6 है तो और भी अच्छा है। तो कोई ये पूछा कि अब ये कैसे करें, तो आप डाइट कंट्रोल करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, अपना ब्लड शुगर रेगुलर मॉनिटर करिए, स्लीप पैटर्न को चेंज करिए। जब स्लीप पैटर्न चेंज होता है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये सबसे इन सब में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। कितनी देर करनी चाहिए एक्सरसाइज सर? मैं तो कहूँ मोर द मैरियर। तो एटलीस्ट 45 मिनट्स मॉर्निंग, 45 मिनट्स इवनिंग करेंगे तो अच्छा है। दूसरा, खाने के बाद हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं पेरेंट्स टहलने जाते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये रिचुअल था एक तरह का। खाना खाए 15 मिनट टहल के आगे। ये जो 15 मिनट टहलना अब साइंटिफिकली हम जानते हैं आपके ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देता है। सुबह उठ के भी लोग टहलते थे, वो तो बहुत अच्छा है। इंटेस्टाइन का मूवमेंट शुरू होता है उससे, वो भी है, कब्ज वगैरह नहीं जो जैसे खाना खाया उसके बाद 15 मिनट आप टहल के आगे, तो जो ब्लड शुगर आपका ऐसे ऊपर जाएगा वो अब इतना कम जाएगा, क्योंकि उसको ब्लड शुगर को एकदम बढ़ने नहीं देगा। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज एक तरह का। अल्जाइमर और इसमें ब्रेन एजिंग में क्या अंतर है सर? देखिए क्या कनेक्शन है? अल्जाइमर एक बीमारी है। ब्रेन एजिंग जो हजारों कारण से, नॉर्मल फिनोमेना भी ब्रेन कंडीशन है, वो नॉर्मल भी होता है, कुछ लोग एक्सेसिवली होता है। उसमें अल्जाइमर एक तरह का डिमेंशिया है। मतलब जो ब्रेन एजिंग को अगर जो मेमोरी के फंक्शन में देखें तो उसको डिमेंशिया बोलते हैं। उसका एक कारण होता है अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ जो है उम्र के साथ बढ़ता है। अगर जो हम 85 साल के लोगों को देखें तो उसमें करीब 30 से 40% लोगों को डिमेंशिया होगा। ऐसा मानते हैं कि 65% से ऊपर के अगर जो लोग हैं तो 1 से 5% पॉपुलेशन को डिमेंशिया होगा। तो ये एज रिलेटेड फिनोमेना है, कुछ फैमिली में रन करता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते मेरे फादर की भी मेमोरी भी ऐसी थी। तो हम जानते हैं कि ये जेनेटिकली हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कुछ स्पेसिफिक जीन होते हैं, प्रीसिलेनिन 1 और प्रीसिलेनिन 2 एक जीन होते हैं। वो जीन अगर जो प्रेजेंट है तो आपको यही सिम्टम 40 या 50 साल की उम्र में आ जाएंगे, 10 साल पहले आ जाएंगे। अभी सर जैसे मोबाइल फ़ोन की यूज़ बढ़ गया, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, इससे क्या 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 असर पड़ रहा है हमारी याददाश्त पर और हमारे ब्रेन के एजिंग पर? देखिए, मोबाइल का सबसे बड़ा जो मुझे लगता है ड्रॉबैक है कि हमारी जो याद करने की क्षमता है वो कम होती जा रही है, बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी। आज से 30 साल पहले आपको कितने फ़ोन नंबर याद थे? करीब करीब हर रिश्तेदार का फ़ोन नंबर आपको याद था, हर दोस्त का नंबर याद था, घर के एड्रेस याद थे। आज आपको अगर आपने दूसरा मोबाइल ले लिया तो वो नंबर भी याद नहीं होगा। अगर मैं आपके पूछूँगा आपके सारे घर वालों के फ़ोन नंबर बताइए तो शायद आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। अब वो सारा डेटा मोबाइल में स्टोर हो रहा है, घर का एड्रेस उसमें स्टोर हो रहा है। मतलब लोग बाज़ार भी जाते हैं तो सामान की लिस्ट मोबाइल में लिख के लेके आते हैं। पहले तो याद करके जाते थे 5 चीज़ लानी है तो ले आते थे,
अब वो 5 चीज़ ला ही नहीं सकते, क्योंकि भूल जाएंगे जब तक। अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, क्योंकि सारा चीज़ें वो रील की तरह हो गया लाइफ में। आप अगर जो रील जो है 10 सेकंड से 15 सेकंड में बनाएंगे, वो तो लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन अब 2 मिनट की रील बनाइए तो शायद 2 मिनट कोई सुनना नहीं चाहता। जैसे क्रिकेट वो 6 दिन से अब 2020 पे आ गया, 6 दिन के टेस्ट में किसके पास है देखने का टाइम। तो लाइफ की मेमोरी भी कुछ कुछ ऐसी होती जा रही है। अटेंशन स्पैन कम हो गया है, लोग ध्यान से सुनना ही नहीं चाहते। इससे स्ट्रेस भी हो रहा है, स्ट्रेस का असर हमारे दिमाग पे पड़ रहा है। स्ट्रेस तो देखिए लाइफ स्टाइल है सबके जीवन पे। सबके जीवन में। बच्चा जिस दिन स्कूल जाने लगता है उसको अपने स्ट्रेस शुरू हो जाते हैं कि होमवर्क करना है, उसको खेलना भी है। फिर पेरेंट्स आते हैं मेरा बच्चा टीटी भी सीख ले, घुड़सवारी भी कर ले, चेस भी कर ले और डांस भी सीख ले। मतलब वो सारी अपनी इच्छाएं बच्चों पे पूरी कर रहे हैं। तो हर तरह से हर चीज़ से स्ट्रेस होता है, हर आदमी की करने की कैपेसिटी है। स्ट्रेस के लिए जब लोग आके मुझे बोलते हैं बहुत टेंशन है, तो मैं उनको 2 बात बोलता हूँ काम से रिलेटेड कि सर काम में बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। मैंने कहा काम में स्ट्रेस सिर्फ 2 लोगों को हो सकती है, या तो जिसको काम नहीं आता या जो काम नहीं करना चाहता। इफ़ आई लव माई जॉब तो मुझे स्ट्रेस नहीं होगा, फिर मुझे कितनी मेहनत करती पड़ती उस काम के लिए, आई वुड एन्जॉय इट। पर मैं मजबूरी में काम कर रहा हूँ कि नहीं 5 बजे तक काम करना ही पड़ेगा, तो आई एम नॉट एन्जॉइंग माई जॉब, तो मुझे भयंकर स्ट्रेस होगा। तो मेरी एफिशिएंसी भी कम होगी और वो स्ट्रेस भी देगा। वही का आदमी जो आदमी मन लगा के काम कर रहा है और खुश होकर काम कर रहा है, सबसे बात है अपने काम में खुश है कि नहीं है। और आप खुश होकर काम करें तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। और क्या सिम्टम है सर इसके, जिसको हम ब्रेन एजिंग कह रहे हैं, जिसे डिमेंशिया कह रहे हैं? ब्रेन एजिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है मुझे लग रहा है वो है कि हम भूल रहे हैं चीज़ों को। अभी आपसे मेरी कल बात हुई थी, मुझे याद नहीं रह रहा है। आज सुबह ब्रेकफास्ट मैंने जल्दी जल्दी में खा लिया, पता नहीं क्या खाया था। अभी हम सुबह से 10 लोगों से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन होगा ये किसका फ़ोन आया था और किस वाले से क्या बात हुई है। तो ये इतना मल्टीटास्किंग के चक्कर में चीज़ों धीरे धीरे हम भूल रहे हैं, और ये उम्र के साथ बढ़ती जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमको ये क्या करना चाहिए कि हम ब्रेन एजिंग को या अपनी याददाश्त को मेंटेन करें। एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपके जो भी आपकी कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे हमने डिस्कस किया कि आपको डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करें, क्विट स्मोकिंग, अल्कोहल एक लिमिटेड मात्रा में लें, एक्सरसाइज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उनका मेमोरी फंक्शन ज़्यादा लंबे टाइम तक रिटेन करता है। जो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं उनका मेमोरी फंक्शन ज़्यादा, जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं उनका ब्रेन फंक्शन ज़्यादा रिटेन करता है। हाँ, मैं पढ़ रहा था एक स्टडी में कि पढ़ाई लिखाई करने से या कोई भाषा सीखने से आपका दिमाग काफ़ी वो असरदार रहता है। अच्छा, आपने अल्कोहल की बात की। नहीं, भाषा वाली बात बताऊँ, जो लोग मल्टीलिंगुअल होते हैं उनको डिमेंशिया देर से होता है। अच्छा। हाँ, तो बहुत से लोग होते हैं, शायद ये वो लोग भी होते हैं जिनकी मेमोरी होती है कि वो मल्टीपल लैंग्वेज सीख सकते हैं। मैं उसको इस तरह को रिलेट करता हूँ। हर एक, जैसे मुझे आप नई लैंग्वेज सिखाओगे मुझे टाइम लगता है, कुछ लोग होते हैं नई लैंग्वेज बहुत फास्ट पिकअप करते हैं। तो वो हर इंडिविजुअल का एक एक्सेप्टेंस है और उसकी अपनी कैपेसिटी है। हमारे गांव से लोग बाहर विदेश में जाते हैं काम करने, तो मैं देखता हूँ जो थोड़ा पढ़ा लिखा है वो थोड़ा बहुत टूटी फूटी इंग्लिश बोल काम चलाता है, लेकिन जिनके पास ऑप्शन नहीं है वो वहाँ की भाषा बहुत जल्दी सीख जाते हैं। सर्कमस्टेंशियल है कि आप हाँ, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं फास्ट। आप अल्कोहल की बात कर रहे थे सर। अल्कोहल का दिमाग पे मैं देखता हूँ कि एक मैं वीडियो देख रहा था एक डॉक्टर का, वो बता रहे थे कि ये जो अल्कोहल ने भूलने की जो ये याददाश्त कमज़ोर होने की चीज़ है, ये अल्कोहल अभी समाज में जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। तो याददाश्त कमज़ोर होने की बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। लोगों को याद नहीं रहता है कि कल उन्होंने अल्कोहल लिया, और एक ब्लैकआउट एक होता है। ये कैसे होता है सर, क्या होता है दिमाग में हमारे? ये वो लोग हैं जो एक्सेसिवली अल्कोहल लेते हैं। तो क्या होता है कि एक तरह से आपका मेमोरी है, हार्ड ड्राइव को आपने स्टॉप कर दिया, इतना अल्कोहल लिया कि उसके फंक्शन ख़त्म हो गए। तो जो चीज़ अभी किसी आदमी ने बहुत अल्कोहल लिया, उसके बाद जो वो एक्टिविटी कर रहा है वो रिस्टोर ही नहीं हो रहा है। तो जब वो होश में आएगा या जब उसका अल्कोहल का नशा चला है, उसको पता ही नहीं है कि कल क्या किया उसने। वो कहेगा मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि आपने इतना नशा कर लिया कि वो जो मेमोरी इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। मुझे क्या याद रहता है, जो हम अभी मैं सीख रहा हूँ या अभी जो बोल रहा हूँ वो मेमोराइज हो रहा है। तो एक तरह का हार्ड ड्राइव है, वो उसमें स्टोर हो रहा है। पर जब आपका अल्कोहल कंटेंट है तो वो स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं होती है, आप स्टोर नहीं कर रहे, इसलिए अगले दिन उसको याद ही नहीं होता। कई बार लोग क्राइम करने के बाद उनको याद नहीं आता कि मैंने क्राइम किया था या किसी से मिसबिहेव किया था, वो उसको याद नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका अल्कोहल कंटेंट वॉज वेरी हाई।
या ऐसा भी होता है बताने पर थोड़ा थोड़ा याद आने भी लगता है लोगों को। वो क्यों दे रहे हैं आप, कि उससे रिटायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये ऐसा ही है जैसे एक्सीडेंट के बाद होता है। आपने देखा होगा किसी का एक्सीडेंट होता है, बेहोश होता है, जब होश आता है तो वो कहता है कि उसको एक्सीडेंट से 5 दिन पहले की मेमोरी नहीं है, क्योंकि उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड एमनेसिया। मतलब उस टाइम की जो मेमोरी थी वो एक तरह से इरेज हो गई है, या मेमोरी में है भी तो रिट्राइव नहीं हो रही है, क्योंकि 10 दिन बाद याद आने लगता है। इसका मतलब मेमोरी में तो था, लेकिन वो रिट्राइव नहीं हो रही है उस टाइम। तो ये कुछ कुछ ऐसे ही फिनोमिना है। और इसको रेगुलर लेने से तो और दिमाग और जल्दी बूढ़ा होगा और याददाश्त कमज़ोर होगी। नहीं, देखिए अल्कोहल के साथ क्या प्रॉब्लम है, जब भी आप अल्कोहल लेते हैं ना तो वो ब्रेन को बहुत एक्साइट कर देता है। ब्रेन एक्साइट करता है, जब अल्कोहल का असर कम होता है तो फिर उसको डिप्रेस कर फंक्शन को डिप्रेस कर देता है। बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो ब्रेन का फंक्शन खत्म हो जाए, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। तो एक तरह का ये दुधारी तलवार है। साइंटिफिकली ये भी बोलते हैं कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ अल्कोहल माइट हेल्प, लेकिन लिमिटेड अमाउंट ऑफ अल्कोहल का कोई हर इंडिविजुअल का डेफिनेशन अलग है। कोई आदमी 1 पैक लेता है, हफ्ते में 3 बार लेता है तो ठीक है। कोई आदमी 1 बोतल पीता है और डेली पीता है और वो उसको भी नॉर्मल मानता है, बोले मेरी कैपेसिटी इतनी, तो वही नुकसान करता है। तो इसलिए सजेस्ट आई वुड एज ए मेडिकल ऑफिसर, एज ए डॉक्टर, आई वुड सजेस्ट डोंट टेक अल्कोहल। WHO की रिपोर्ट भी आई थी अभी एक कि आप इसे अब बिल्कुल ही बंद कर दें। उसका कारण यही है। पहले कार्डियोलॉजिस्ट रिकमेंड करते थे वाइन कि आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते वो हैं। भी एक है ना ऐसा स्टडी था जिसने बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। दे यूज्ड टू से 60 ml ऑफ वाइन 3 to 4 times a week इज़ गुड, पर वो गुड कब बैड में बदल गया पता ही नहीं चला, क्योंकि ये पर्कुलेट हो गया कि अल्कोहल इज सेफ, अल्कोहल इज सेफ। पर अल्कोहल सेफ की लिमिट खत्म हो गई। फिर जो आज सेफ ड्रिंक कर रहा था वो कल अनसेफ ड्रिंक कर। तो अगर जो हम 1000 लोगों को हमने आज बोला कि भाई 60 ml ऑफ वाइन थ्राइस ए वीक इज़ ओके, उनको हमने 5 साल बाद फॉलो करा, अरे पता ये तो ज़्यादा लोग बीमार पड़े उससे, क्योंकि उन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, स्मोकिंग भी, मतलब दूसरे फैक्टर्स को हमने काउंट ही नहीं किया। और WHO को भी बहुत साल लग गए जानने में कि इसमें कार्सिनोजेंस होते हैं इतने साल बाद। एक्चुअली WHO कोई साइंटिफिक बॉडी तो नहीं है। वो तो जो साइंटिफिक डेटा दूसरे साइंटिस्ट क्रिएट करते हैं उसके ऊपर अपना ओपिनियन देता है, या एक्सपर्ट को बुला के एक ओपिनियन क्रिएट करता है। WHO की वैल्यू ये है कि लोग सुनते हैं उसकी बात को, क्रेडिबल है। हाँ क्रेडिबल है। आज WHO कोई बात बोलता है तो लोग मान के चलते हैं कि ये सही इन्फॉर्मेशन है, ये WHO के क्रेडिटेबल है। जैसे हम सुनते थे कि BBC में कोई न्यूज़ आ रही है तो बड़ी क्रेडिटेबल होगी, हालांकि अब शायद ऐसा नहीं है, पर वही बात है। तो WHO की अपनी क्रेडिटेबल है। जैसे एम्स का एग्जांपल दूँ मैं, अब मैं 25 साल एम्स में रहा हूँ, तो एम्स के डॉक्टर को दिखाया तो मान के चलते थे कि ये सही है, उसको कोई डाउट नहीं करेगा, ना उसके डायग्नोसिस पे डाउट करेगा, ना उसके ट्रीटमेंट पे डाउट। दिस इज़ अ क्रेडेंशियल पीपल आर डेवलप ओवर लास्ट 60 ईयर्स 70 ईयर्स। वही वाली बात WHO के साथ है। इसके डायग्नोसिस क्या है सर, ब्रेन एजिंग के जो याददाश्त कमज़ोर होने ब्रेन एजिंग के लिए देखिए, सबसे पहले तो आपके डेली फंक्शन अफेक्ट हो रहे हैं क्या। मैं सुबह उठता हूँ, नहा के धो के तैयार होता हूँ, अपना काम करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, लौट के आता हूँ, ये मेरी जीवनचर्या है। क्या इस जीवनचर्या में मेरे को दिक्कत हो रही है? उसका एग्जाम्पल है, सुबह सुबह बगैर शेव बनाए चला गया, अरे ध्यान ही नहीं रहा, भूल गया, ऑफिस जाके पता चला शेव नहीं बनाई। लेकिन सर आम आदमी भी ये तो कर सकता है। वंस इन अ व्हाइल इज ओके, पर हफ्ते में 2 बार हो जाए तो ठीक नहीं है ना। दूसरी बात, ऑफिस जाने के बाद भूल गया, करे आज तो ये काम करके लाना था, तो भूल गया, मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो गया, मेरा फंक्शन इफेक्ट हो गया। बॉस ने 5 काम बताए तो थोड़ी देर बाद ध्यान आया, ये क्या बताया था, मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रहा है यहाँ। मेरे को याद ही नहीं रहा कि जो मेरे को काम बताए थे वो क्या थे, या मेरे को जो 5 काम बताए थे मैं 3 काम करने के बाद 2 काम भूल गया। जो 3 काम किए थे वो भी एफिशिएंटली नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं रहा कि इसमें करना कैसे था। लेकिन ऐसे सिम्टम्स सर, ये चीज़ें नोट करना, मतलब अभी ये वीडियो कोई आम आदमी देखेगा, सुनेगा कोई, उसको लगेगा कि कभी कभी मेरे साथ भी होता है। हाँ, तो क्या ये नॉर्मल है, या इसके आगे भी कुछ हमारे कुछ ऐसे सिम्टम भी आते हैं जो भूलने के अलावा कुछ अलग हो? ये आपने बोला ना कि कभी कभी, ये कभी कभी तक तो ठीक है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आपकी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ अफेक्ट होने लगे, उसको मान लीजिए ये ठीक नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे मित्र, उनका फ़ोन आया शाम को 8 बजे करीब, उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ अभी आपसे मिलना चाहती हैं। मैं अभी किसी फंक्शन में जा रहा हूँ, मैं कल मिलते हैं। बोले नहीं, इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड। बोले नहीं अभी। मैं ठीक है, आ जाइए। अब उनसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि जब बात करने में इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे जो 20 साल से क्लाइंट है, अब जब आ रहा है ना अगली बार, मैं करूँ ये कौन है, ये तो ठीक नहीं है।
जिसको आप 20 साल से आपका क्लाइंट है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, ये फंक्शन गड़बड़ हुआ ना। उनका अपना एक बिजनेस है, उस बिजनेस में जो रूटीन एक्टिविटी है, अब उनको याद ही नहीं रहता कि ये रूटीन एक्टिविटी क्या हो रही है। तो देयर वाज अ चेंज फ्रॉम द नॉर्मल पैराडाइम। तो मेरे को डाउट हुआ ये ठीक नहीं है। हमने उनका ब्रेन का एमआरआई किया, उसमें कुछ बीमारी निकली। तो ये एग्जांपल है जिस सिंपल की, जब रूटीन से हटने लगे आप, जब आपकी डेली लाइफ अफेक्ट होने लगे, तो मान लीजिए ये ठीक नहीं है। इसका कॉज जो है डिप्रेशन भी हो सकता है सर, डिप्रेशन भी बहुत बड़ा कारण है। बल्कि अगर जो मैं कहूँ, मेरे पास 40 साल या 50 साल से कम उम्र के जितने भी लोग आते हैं, अगर जो वो कहते हैं मेरी याददाश्त ठीक नहीं है, तो मेरा पहला बगैर कुछ सोचे डायग्नोसिस ये होता है कि ज़रूर ये इनका मूड लो है, थोड़ा सा ये इनके डिप्रेसिव फीचर है। तो मैं उनको एग्जामिन करता हूँ। जैसे एक MMSE स्कोर सिस्टम होता है, हम लोग MMSE करते हैं। वो अगर जो 30 का स्कोर होता है नॉर्मल, और 24 से कम होते हैं, हम तो मानते हैं डिमेंशिया। तो आप वो 15 मिनट लगते हैं करने में, 10 मिनट आप MMSE करिए, पता स्कोर तो 29 है, तो इसका मतलब डिमेंशिया तो नहीं है आपको। फिर आप डिप्रेशन के लिए स्कोर करते हैं या उनसे बात करते हैं, मन कैसा रहता है, बोले बड़ा लो रहता है। काम करने की इच्छा होती है, बोले नहीं। लाइफ कैसे, बोले ऐसी का लाइफ, इससे तो मर जाए, ऐसे फीचर आ रहे हैं। हाँ, कभी कभी सोचता हूँ ये ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। ये जो फीचर्स आ रहे हैं, मतलब आपका मन तो कम है। बात करने की इच्छा होती है, बोले नहीं। कोई घर में आता है, मेरी इच्छा ही नहीं होती कि ये क्यों आ गया, मेरे को बात करने की इच्छा नहीं है। तो ये सारे फीचर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि आपका मूड जो है वो लो है, आपको डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं। तो जब आप डिप्रेसिव सिम्टम को ट्रीट करेंगे तो दे विल कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ। ये इतना आसान है। और MRI से डायग्नोज हो जाती है दास कमज़ोर हो रही है तो? देखिए, MRI का फंक्शन, MRI जो एनाटॉमी देखता है कि ब्रेन की एनाटॉमी कैसी है। नॉर्मल आदमी के साथ जो एजिक फिनोमिना है, अगर जो हम एक 40 साल के ब्रेन का MRI करेंगे और 80 साल के ब्रेन का MRI करेंगे, उसमें थोड़ा एट्रोफी होगा, जिसको जनरलाइज डिफ्यूज सेरेब्रल एट्रोफी कहते हैं। वो एक नॉर्मल फिनोमिना है। तो लेकिन एक्सेसिवली एट्रोफी हो रहा है। ये 40 साल वाले का ब्रेन का इमेजिंग अगर वो 40 साल की उम्र में आ रहा है, तो मैं सोचूंगा ये नॉर्मल नहीं है। दूसरी बात, ब्रेन के 4 मेजर लोब होते हैं। पता चला फ्रंटल लोब जो है ज़्यादा एट्रोफी हो रहा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोब, तो हम समझ जाते हैं ये बीमारी अलग है। तो ब्रेन की इमेजिंग के 2 फ़ायदे हैं। एक तो हम ये रूल आउट कर रहे हैं कि दूसरा और कुछ तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, इन्फेक्शन है ब्रेन में, टीबी हो गई है, ब्रेन ट्यूमर हो गया है, या क्लॉट बन गया है, इन्फार्क्ट या स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, तो ये इमीडिएटली पिकअप हो जाता है उससे। तो मेजर कारण जो कि ट्रीटेबल भी हो सकते हैं, नॉन ट्रीटेबल भी हो सकते हैं, वो पता चल जाते हैं। अगर ये नहीं है तो हम सोचते हैं कि डीजेनरेटिव प्रोसेस है, जो हम डीजेनरेटिव डिमेंशिया बोलते हैं। जैसे आपने अल्जाइमर का नाम लिया, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनको बोलते हैं डीजेनरेटिव। डीजेनरेटिव का मतलब होता है नॉर्मल ब्रेन सेल्स आर डीजेनरेटिंग फास्टर देन दे शुड हैव, तो ये कहलाता है डीजेनरेटिव डिमेंशिया। उसके लिए MRI बड़ा अच्छा है, बता देता है कि डीजेनरेशन हो रहा है। फिर हम पेट स्कैन भी कर सकते हैं, तो वो ब्रेन के मेटाबॉलिज्म को देखता है। अब MRI में तो ब्रेन ठीक दिख रहा है, या थोड़ा डाउट हो रहा है कि एट्रोफी है, लेकिन पेट स्कैन क्या वो दिखा रहा है कि फ्रंटल लोब में मेटाबॉलिज्म कम है या टेम्पोरल लोब में मेटाबॉलिज्म कम है। तो ये बताता है कि ब्रेन का फंक्शनिंग कम हो रहा है। तो दैट इज़ द फीचर विच विल गो इन फेवर ऑफ डिमेंशिया। क्या सर, आप जैसे भी बता रहे थे कि पढ़ने लिखने से ये इसमें काफ़ी लोग सुधार होता है, मल्टीलिंगुअल होने से। कुछ लोग आजकल बहुत एकांत में रहना पसंद करते हैं। जैसे आप बता रहे थे कि गेस्ट आ रहा है, उनको पसंद नहीं है, वो हो सकता है डिप्रेस हों। कुछ लोग डिप्रेस नहीं हैं और अपना एकांत पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट जिन्हें कहा जाए, ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं। उनके मुकाबले जो बहुत सोशली एक्टिव हैं, जो हमेशा गैदरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके बीच में क्या अंतर देखा आपने कभी? देखिए, जो लोग आप कहेंगे सोशल नहीं हैं या एक्टिव नहीं हैं, उनको डिमेंशिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत के जो लोग एक्टिव रहते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल होता है, हमारी कॉलोनी में 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो हर समय बात करते रहते हैं। आप 2 मिनट के लिए मिलेंगे तो 15 बातें बता देंगे। ये इन लोगों का ब्रेन फंक्शन बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हर समय बात कर रहे हैं, जो भी मिल जाए उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। यही मॉडल मैं मेरे सारे एल्डरली पेशेंट्स को बोलता हूँ कि सुबह जब आप वॉक करने जाते हैं तो 1 घंटा गार्डन में बैठिए। जब आदमी बैठेगा तो उसके बगल में कोई आके बैठेगा, अड़ोस पड़ोस की बात करेगा, पॉलिटिक्स की बात करेगा, अभी इलेक्शन का माहौल है तो इलेक्शन की बात करेगा। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि और नहीं तो फालतू बात करो, जो नहीं हाइपोथेटिकल बात कर लो। तो जब आप बात करते हैं तो वो मेमोरी फंक्शन को इम्प्रूव कर रहा है बनिस्बत के कि जो लोग चुप रहते हैं। आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग होते हैं बुजुर्ग जो घर में बात नहीं करते, चुप पड़े रहते हैं, इनका मेमोरी फंक्शन ख़राब होता है। इस बात से एक बात और मुझे याद आती है, वो है
जिन लोगों को हियरिंग डिफेक्ट होता है उनको चांसेस डिमेंशिया होने के ज़्यादा होते हैं। वही कारण है। क्या होता है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो मेमोरी क्रिएट नहीं कर रहा है, तो उसके 2-3 नुकसान होते हैं। जब मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है और मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी बात भी कम समझ पा रहा हूँ, सामने वाले को जो बोला उसकी बात भी कम समझ पा रहा हूँ। तो मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं करना चाहते कि इनको सुनाई तो देता नहीं है। कोई भी रिश्तेदार आता है वो भी आपकी तरफ अटेंशन नहीं देता क्योंकि इनको सुनाई तो देता नहीं है। आप किसी फैमिली फंक्शन में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो आपको लोग सुनना नहीं चाहते या आपसे बात करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपको सुनाई नहीं देता है। तो हियरिंग डिफेक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर टू प्रिवेंट डिमेंशिया। तो आप हियरिंग एड लगाइए। हियरिंग एड में दोनों कानों में लगाइए। लोग बोलते हैं एक कान में लगा लिया। जब चश्मा दोनों आँखों के में यूज़ करते हैं तो भगवान ने 2 कान दिए, तो दोनों कानों में, दोनों उसमें हियरिंग एड लगाइए। हियरिंग एड लगाने से चांसेस ऑफ गेटिंग यू डिमेंशिया विल इम्प्रूव, क्योंकि आप सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपकी टॉकेटेबिलिटी बढ़ जाएगी। वाली बात है। हाँ, मैं पढ़ रहा था इस जगह कि आप एक कमरे के आप जो विजुअल हैं जो दर्ज हो रहे हैं दिमाग में, वो भी बहुत रिपीटेटिव हैं। आप बाहर जाएंगे, कम से कम पेड़ पौधे, पक्षी, गाड़ियाँ, ये सब देखेंगे तो कुछ थोड़ा सा और रिलैक्स रहेगा बनस्पत इसके कि आप कमरे में ही बैठे रहें। क्या सर इसके ट्रीटमेंट क्या हैं ब्रेन एजिंग के, और क्या ये रिवर्स हो सकता है अगर ये जल्दी हो जाता है किसी? हाँ, अगर जो जेनेटिकली अगर जो किसी को डिमेंशिया हो रहा है तो उसको तो कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन आप फंक्शन देखिए कि क्या हम फंक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा। एक जो हम वॉकिंग पे बात कर रहे थे, उसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना चलोगे उतना ही चलेगा। अच्छा। तो खूब वॉक करिए। आई नो समबडी वेरी फैमिली फ्रेंड, अंकल 85 के थे, वो घर पे आए और वो आई एम ऑन 3rd फ्लोर, तो अब सब लोग लिफ्ट में नहीं जा सकते, बोले मैं चल के जाता हूँ। एंड ही वॉक 3 स्टेयर्स लाइक ए 40-year-old मैन। वो डेली 20 से 25,000 स्टेप्स चलते हैं। सुबह 4 बजे से शुरू करते हैं चलना, 8 बजे तक चलते हैं, नाश्ता करके फैक्ट्री जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, फिर शाम को आके फिर चलते हैं। ही इज़ मेंटली सो अलर्ट। तो मैं बोलता हूँ जितना चलोगे उतना ही चलेगा। ऐसे ही ब्रेन के लिए बोलते हैं यूज़ इट और लूज़ इट। आप जितना ब्रेन यूज़ करेंगे उतना चलेगा। अगर आप ब्रेन को यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी जो मेंटल कैपेसिटीज़ हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। इसके अलावा क्या ट्रीटमेंट सर इसके? ट्रीटमेंट के लिए देखिए, सबसे पहले तो प्रिवेंशन है कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, खूब मेंटली एक्टिव रहिए। अब आदमी बोले मैं अकेला आदमी क्या करूँगा, मैं तो आप गेम्स खेलिए। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो आपकी, जैसे आप सुडोकू बोलते हैं, सुडोकू आप अगर जानते हैं, उसमें जो हाई लेवल आप खेल जाएंगे तो बड़ा दिमाग का काम है। बचपन में अखबारों में आता था वो पूरा। हाँ, तो वो बहुत दिमाग का काम है। बल्कि कार्ड्स के बहुत सारे, सॉलिटेयर के इतने सारे गेम्स हैं। जब आप कार्ड्स को डेक बनाते हैं तो अगर आपने गलत डेक बनाया तो गेम खत्म हो जाएगा, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। आप अकेले तो कार्ड्स खेलिए, सुडोकू करिए, अगर जिसको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है वो मैथमेटिक्स करिए। और दूसरा मैं बोलता हूँ सबसे अच्छा तो है गार्डन में जाइए, लोगों से खूब बात करिए, वो सबसे अच्छा है। सबसे मुफ्त का इलाज है। सबसे मुफ्त का इलाज है। दूसरा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को फ़ोन करिए, फ़ोन पे बात करिए, और उससे भी अच्छा वीडियो कॉल पे बात करिए तो उनकी शक्ल भी याद रहेगी आपको। मुकेश बाबू से बात करिए, मुकेश बाबू की शक्ल याद नहीं है, तो अगर वीडियो कॉल पे बात करेंगे तो आपको शक्ल भी याद रहेगी। तो दैट इज़ ऑल्सो, जो आप देखते हैं वो ज़्यादा अच्छा मेमोराइज होता है बजाय इसके कि सुनने के। इसलिए क्लास में पढ़ाते हैं तो टीचर बोर्ड, वो जो बोल रहा है वो टीचर लिख रहा है बोर्ड पे, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ वो मेमोराइज ज़्यादा अच्छा होता है। इसको बोलते हैं पिक्चरल मेमोरी। बहुत से लोग होते हैं जो एक बार पढ़ लें तो उनको याद हो जाता है, उनकी पिक्चरल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। सर अभी ऐसे इन्फॉर्मेशन बॉम्बिंग हो रही है, न्यूज़ के सहारे, फ़ोन्स में नोटिफिकेशंस आते हैं, लोग अखबार, पहले तो लोग अखबार पढ़ते थे सुबह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, उसके बाद अपने काम पे लग जाते। अब हम दिन भर जो है खबरों से जुड़े रहते हैं, हर आम आदमी, चाहे सोशल मीडिया से। इसका क्या असर पड़ रहा है दिमाग पर? उसके सबसे बड़ा असर तो ये है कि एक तो इंक्विजिटिवनेस बढ़ गई है। हर समय 24 घंटे, आज इलेक्शन हो रहे हैं दिल्ली में, मेरे सारे दिन दिमाग पता नहीं क्या हो रहा है। हर थोड़े दिन में यूँ न्यूज़ चेक कर रहे हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं कि क्या हो गया। पहले क्या होता था, आज इलेक्शन है तो कल सुबह का अखबार पढ़ के ही पता चलेगा कि कल क्या हुआ था। एक अच्छी बात है कि हमको लाइव इन्फॉर्मेशन ले, बट टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन। आज जो इलेक्शन हो रहा है उसका रिजल्ट आ जाएगा 8 तारीख को, मतलब उसके लिए मैं इतना इंक्विजिटिव क्यों हो रहा हूँ? उससे क्या आउटकम चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो मेरा पेशेंस ख़त्म हो गया। तो छोटी छोटी बातों के लिए हमारा पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है।
और ये ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं हुआ, अचानक से हुआ है, मतलब कुछ उसका सालों में। रीज़न है कि अवेलेबिलिटी बहुत हो गई है। फॉर एग्जांपल, आप सब्जी खरीदने कब गए थे बाजार? पिछले 6 महीने में जा ही नहीं रहे हम। क्यों? ऑनलाइन डिलीवरी। ऑर्डर ऑनलाइन डिलीवर हो रहा है। पहले तो लाइफ का स्टाइल होता था, शाम को जब लौट के आऊँगा तो बाजार से सब्जी लेता आऊँगा, या शाम को आऊँगा बाजार से सामान लेके आऊँगा। तो ये और समाज से काट दे रहा है, ये सब चीज़ें ऑनलाइन काट भी रहा है, इंटरेक्शन कम हो रहा है। अब अपने घर में बैठे बैठे मोबाइल किया और आ गया घर। सब बाजार जाते थे, सब्जी वाले से बात करते थे, मोल भाव करते थे। ये भी एक ब्रेन की एक्सरसाइज है ना। 4 चीज़ें देखते थे, उनमें कौन सा अच्छा है ये लेके आ रहा हूँ। अभी तो जो वो दे रहा है वो आप खा रहे हो। तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, वो भी अफेक्ट कर रहा है। अब क्वालिटी ऑफ फूड है, जो आप किसी भी ऐप से मंगा के खा रहे हैं वो वर्सेज आप बाज़ार में जाएंगे, 4 चीज़ें देखेंगे, बोले नहीं ये सब्जी इससे अच्छी लग रही है, दूसरी वाली दुकान की ज़्यादा अच्छी है। अब वो ऑप्शन तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम क्या खा रहे हैं वो भी चेंज हो गया है। सर, हाल में एक चर्चा में आई है एरोमा थेरेपी, इसका क्या असर पड़ता है हमारे ब्रेन पर? देखिए, एरोमा थेरेपी क्या है? एक तरह की सुगंध है। कुछ या ऑयल बेस हो सकती है या नॉन ऑयल बेस हो सकती है। तो जैसे इस कमरे में घुसा और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तो वो खुशबू नॉस्ट्रिल के थ्रू ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, वो एक अच्छी फीलिंग देती है। पर वो कोई मैजिकल नहीं है। अगर तो मेरे को अच्छे एनवायरनमेंट, जैसे हम बोलते हैं इसको, स्लीप हाइजीन में भी एक कंसेप्ट है कि खुशबूदार कमरा होना चाहिए, तो आपको नींद अच्छी आएगी। सामान्य बात है। सामान्य बात है। वही अगर जो मैं सोने जाऊँ मेरे रूम में, बेडरूम में अगर स्मेल आ रही है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जैसे किसी होटल में जाते हैं तो नींबू की और इसकी खुशबू है जो वो होती है, या कई बार वो बेडशीट इतनी स्मेल कर रही हो तो आप रात में सो नहीं पाते। मतलब इसे टर्म दे दिया, एरोमा थेरेपी है ही नॉर्मल चीज़। नहीं, नॉर्मली अच्छी बात है। अगर साफ़ सुथरी जगह, इससे पता चलता है जगह साफ़ है, अच्छी खुशबू आ रही है, एक आपको हैप्पीनेस का फीलिंग देता है। जब आप खुश हैं तो आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कुछ लोग परफ्यूम लगा के जाते हैं ना, खुश रहते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है तो क्या दिक्कत है? तो एक तरह तो एरोमाथेरेपी उस टाइप का है। लेकिन इसको हमको ये नहीं समझना चाहिए कि ये बीमारियों को क्योर कर देगा। कभी लोग क्लेम करते हैं कि एरोमाथेरेपी है तो मैं आपका डिमेंशिया ठीक कर दूंगा, या आपकी बॉडी एक ठीक कर दूंगा, या आपका कैंसर ठीक कर दूंगा। तो ये जो फॉल्स क्लेम होते हैं उनसे थोड़ा बचना चाहिए। मिथ है ये सब। मिथ है ये। पर अगर जो आपको अच्छा लग रहा है, मुझे मसाज कराना अच्छा लगता है, तो कोई बुराई नहीं है। मैं ये ना सोचूंगा मसाज ठीक कराऊंगा तो मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाएगा। तो इन मिथ से बचें, और अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर कराएं, क्या दिक्कत है? क्या सर कुछ क्रिएटिव काम भी करते रहना चाहिए, जैसे पेंटिंग है, म्यूज़िक है, जो राइटर हैं, मैं पढ़ा था कि इनका दिमाग जो है ज़्यादा एक्टिव रहता है आम आदमी के मुकाबले। वही मल्टीटास्किंग हो गया ना। आप पेंटिंग, म्यूज़िक, ये सब क्रिएटिव चीज़ें हैं। क्रिएटिव चीज़ें करने के लिए आपको मेंटली एक्टिव होना पड़ेगा। आज मैं एक पेंटिंग बना रहा हूँ तो मुझे अगला स्ट्रोक क्या करना है बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टेंटली आई एम यूटिलाइजिंग माई मेंटल कैपेसिटी टू डू दैट। तो पेंटिंग इज़ ए क्रिएटिविटी। फॉर एग्जांपल, आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं जो सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उससे पहले दिमाग में हज़ारों सवाल चल रहे हैं। कॉन्स्टेंटली मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ बोलने से पहले, और क्या वर्ड सही है वो मुझे सोचना पड़ेगा, क्या सेंटेंस बोल रहा हूँ वो मुझे सोचना पड़ेगा। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं जो आपको बोल रहा हूँ उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो ये कॉन्स्टेंटली मैं अपने आप को माइंड में, मेरे दिमाग में चल रहा है। तो पेंटिंग में भी वही है। आप म्यूज़िक सीखते हैं, एक एक नोट, मैं तो बोला म्यूज़िक समझता नहीं हूँ लेकिन सुनना अच्छा लगता है। लेकिन आप जानते हैं कई बार वो नोट एक थोड़ा सा हिलता है तो लगता है ये ठीक नहीं गा रहा था, जबकि आपके म्यूज़िक नहीं आता है पर आप समझ पाते हैं। तो कितना फाइन ट्यूनिंग है उसमें। तो उसके जो सिंगर है उसके लिए कितना अटेंटिव होना पड़ेगा। उसका अटेंशन जरा से भी इधर उधर जाएगा, उसका म्यूज़िक खराब हो जाएगा। तो ये भी तो एक मेंटल फंक्शन है ब्रेन का। हम सर मिथ के बारे में बात कर रहे थे। क्या कोई ऐसा ब्रेन सप्लीमेंट है जिसको आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें कहती है भैया दिमाग आपका तेज़ होगा, याददाश्त और तेज़ होगी, इसको खाएंगे, इसको पिएंगे? उसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं, अगर कोई ऐसा सप्लीमेंट होता जिससे दिमाग तेज हो जाए या मेमोरी फंक्शन इंप्रूव करे तो सारे डॉक्टर खा रहे होते। तो आप तो इतने इंटरव्यू लेते हो, अगले 100 डॉक्टरों से पूछना कि आप अपनी मेमोरी फंक्शन के लिए क्या क्या खाते हो, तो 99% लोग बोलेंगे मैं तो कुछ नहीं खा रहा। इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपके ब्रेन के फंक्शन को ऐसा मैजिकली इम्प्रूव करते। जिन लोगों को, जैसे हमने अल्जाइमर की बात करी, उसके लिए हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, वो उनको पार्टली अफेक्ट करती हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो मैजिकल नहीं होती हैं कि जिसकी मेमोरी फंक्शन, अगर जो हमने स्कोर बताया था कि अब 30 मैक्सिमम स्कोर है, अभी मेरे पास आया उनका स्कोर 21 है, तो वो 21 से 23 हो जाएगा, 25 हो, ऐसी कोई दवा नहीं है। उसको मेंटेन कर ले वही बात। लेकिन साथ में ये भी तो बताते हैं मेंटली एक्टिव रहिए, एक्सरसाइज करिए, डायबिटीज़ कंट्रोल करिए, ये सारे फैक्टर भी तो कंट्रोल कर रहे हैं। अब सिम्टम्स पे ध्यान दीजिए, अपने सिम्टम पे ध्यान डॉक्टर के पास दीजिए, जाइए, अटेंटिव रहिए। मैं लोगों को बोलता हूँ अगर आपको याद नहीं रखता तो डायरी मेंटेन करिए। किसी को पैसे दिए तो ज़रूर अपनी डायरी में लिख लीजिए।
कल किसी ने 12 बजे का अपॉइंटमेंट दिया तो जरूर उसको डायरी में लिख लीजिए कि 12 बजे किसी से मिलना है। अपनी डायरी को दिन में 3 बार देखिए कि अगले 24 घंटे में क्या करना है मुझे, तो मुझे ध्यान आएगा ना कि मेरे को कल क्या करना है। उस तरह से लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। और नींद और इसका क्या कनेक्शन सर? सब लोग आजकल बहुत ज़रूरी है ये। अभी सबसे बड़ा जो आपने कहा ना कि सोशल मीडिया, टीवी, व्हाट्सएप, लैपटॉप, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट स्लीप पे हुआ है। आप है ना 1000 बच्चों का इंटरव्यू लीजिए और पूछिए कि सोने से पहले क्या कर रहे होते हो आप? रील देख रहे होते, मोबाइल देख रहे होते। तो ये आप, जब आप और मैं जिस उम्र में थे, हमारे तो मोबाइल था ही नहीं। टीवी तो था घर में, लेकिन क्या मोबाइल कर रहे होते थे? नहीं। मोबाइल क्या करता है? आपको जो सोने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है आपको माइंड काम हो, शांत हो, तो आपको नींद आ जाएगी। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप क्या कर रहा है? आपके ब्रेन को एक्साइट कर रहा है। तो आग बुझाने के बजाय आप आग जला रहे हो, तो उल्टा हो रहा है ना। यही कारण है कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप खराब हो रही है। यही कारण है कि जब आप सुबह उठते हैं आपको बड़ी थकान होती है, क्योंकि आप सोए नहीं ढंग से। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सोया तो हूँ लेकिन दिमाग मेरा जगा हुआ था, इसीलिए तो, क्योंकि एक्साइट होकर सो रहे हैं आप, तो माइंड में कॉन्स्टेंटली वो विचार चल रहे हैं या ड्रीम्स आ रहे हैं। तो सुबह जब आप उठ रहे हैं तो आप काम नहीं है, शांत नहीं है। ब्रेन जो है सोया नहीं है एक्चुअली, ब्रेन वॉज एक्टिव ऑल द नाइट। इसलिए कभी बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो तो नींद अच्छी आएगी, क्योंकि आदमी फिर थक के सो जाएगा। मजबूरी, ऑप्शन ही नहीं है फिर हाँ, न सोने के अलावा। इसलिए रेगुलर वॉक करना इवनिंग में, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। मैं बोलता हूँ खाना खाने के आधा घंटे पहले वॉक करके आ जाइए, और हर अपनी उम्र के हिसाब से इतना वॉक करके आए कि जब आपको लगे कि मैं थक गया हूँ, तो उससे आपका स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छा हो जाएगा। जब स्लीप क्वालिटी अच्छा होगा, सेकेंड थिंग, जो मेमोरी जो हमारी बनती है वो स्लीप टाइम में बनती है। जो भी आपने रिकॉर्ड किया है वो एक हार्ड ड्राइव में फिक्स तभी होता है जब मेमोराइज करता है, और उसमें तो ये बेस्ट टाइम है जब ब्रेन मेमोरी को क्रिएट कर रहा है। जब आपका ब्रेन शांत नहीं है तो वो क्रिएट नहीं होगी। यही प्रॉब्लम। इसलिए बच्चों का आजकल क्या प्रॉब्लम हो रही है, हर समय मोबाइल से पढ़ रहे हैं, मोबाइल में गाने सुन रहे हैं, मोबाइल में रील देख रहे हैं और थक जाते हैं, फिर थक के सो रहे हैं। ब्रेन तो बहुत एक्टिव है, शरीर थक गया है। तो वो सुबह जब उठते हैं तो बच्चे बोलते हैं नींद पूरी नहीं हुई। नींद इसलिए पूरी नहीं कि आप जो है मन शांत करके सोए नहीं। तो बोलते हैं सोने से पहले 5 मिनट आप कोई पूजा कर लें, प्राणायाम कर लें, योगा कर लें, वो योग निद्रा के बहुत सारे आसन हैं वो कर लें। वो आपके ब्रेन को काम करेंगे, फिर आप सोएंगे तो आपकी नींद अच्छी आएगी। सर, आप ओपीडी करते हुए अभी किन पेशेंट को जैसे सबसे ज़्यादा देखते हैं? महिला ज़्यादा है, पुरुष ज़्यादा है? ये ब्रेन एजिंग किन में सबसे ज़्यादा है? अगर जो हॉस्पिटल का डेटा उठाएंगे आप, तो मेल आर कमिंग मोर टू द हॉस्पिटल देन फीमेल। जबकि मेल तो सोशली एक्टिव हैं ज़्यादा, और वही नहीं, आप डिमेंशन मतलब एजिंग के हिसाब से कह रहे हैं। हाँ। ये आई थिंक, क्योंकि ये वो उम्र होती है 50-60 साल के बाद हो, तो ये अच्छा। ऑलमोस्ट सेम होते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा एक सोशल टैबू क्या है, मैं आपको एग्जांपल दूं। किसी घर में एल्डरली लेडी हैं, उनके ऊपर कितना अटेंशन रहेगा कि उनकी याददाश्त कम हुई तो उनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, वो थोड़ा सा कम होगा। बनस्पति के अगर जो कुछ व्यक्ति हैं तो वो खुद भी एक्टिव होंगे, तो वो जानना चाहते हैं कि मेरी मेमोरी कम क्यों हो रही है। उनके परिवार वाले जानते हैं पिताजी की याददाश्त ठीक नहीं है, उनको अस्पताल ले जाएंगे। वो माता जी की याददाश्त कम है तो चांसेस कम है कि उनको वो हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो एक तरह का एक सोशल बायस है जिसकी वजह से मेल्स ज़्यादा आते हैं बनस्पत के फीमेल के। आखिरी सवाल मेरा ये सर है कि ब्रेन एजिंग से बचने के लिए क्या करें? एक सिंपल आम भाषा में अगर आप समझाना चाहें तो। हाँ, ये सवाल आपका सबसे अच्छा है, क्योंकि सब ब्रेन एजिंग से बचना चाहते हैं लेकिन कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। तो उसके लिए सिंपल सवाल ये है कि अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए। अच्छा लाइफस्टाइल क्या होता है? समय पे सोएं, समय पे खाना खाएं, अच्छी नींद हो, रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर जो आपको कोई दूसरी बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर उसकी दवा बराबर लें। ब्लड प्रेशर के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या होता है, मेरे पास अगर 100 मरीज आते हैं जिनको ब्लड प्रेशर है और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, तो बोलते हैं ठीक है, मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है। तो उन लोगों को ये जानना चाहिए कि ब्लड प्रेशर से अगर जो आपको तकलीफ़ हुई है तो आप लेट हो गए, क्योंकि क्या ब्लड प्रेशर से सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? या तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं आपको ब्लड प्रेशर हाई था, किडनी चली जाती है, किडनी भी चली जाती है, वो तो धीरे धीरे जाती है, जो एक्यूट होती हैं जो भी 2 मिनट में हो जाएगी, या आपको हार्ट अटैक हो गया तो डॉक्टर बताया भाई आपका ब्लड प्रेशर हाई था। और मैं मेरा मजाक में लोगों को बोलता हूँ कि सबसे अच्छा तरीका ये जानने का कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है वो क्या है, बीपी इंस्ट्रूमेंट से ना आप सिम्टम्स अर्ली आते नहीं उसके, तो आप सिम्टम का वेट ना करें। तो जो लोग कहते हैं मैं ठीक हूँ वही भ्रम में रहते हैं। तो एक ही सबसे आसान तरीका अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का ये है कि आप बीपी इंस्ट्रूमेंट से नाप लें,
और रेगुलर नापें और सीजनल वेरिएशन। अभी विंटर टाइम है, मेरे 50% पेशेंट्स का बीपी नॉर्मल से हाई हो गया है, क्योंकि विंटर फिनोमिना है, ये नेचुरल फिनोमिना है, और वो दवा उतनी ही खा रहे होते हैं तभी प्रॉब्लम होती है। इसलिए विंटर में हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक ज़्यादा होते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना सबसे इम्पोर्टेंट है। मेंटली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी मिलता है उससे खूब बात करें। जो मेमोरी वाले गेम्स है, जैसे सुडोकू है, चेस है, या प्लेइंग कार्ड्स है। प्लेइंग कार्ड में हमेशा बोलता हूँ, एक प्लेइंग कार्ड से 10 लोग खेल सकते हैं। इससे सस्ता मेमोरी गेम है ही नहीं। और जब मैं कार्ड्स खेलेंगे तो मुझे सोचना पड़ेगा आपके कार्ड क्या है, इनके कार्ड क्या है, इन्होंने क्या ये कार्ड सब लोग हम लोग किया करते थे, अब छोड़ रहे हैं धीरे धीरे चीज़ों को। डिजिटलाइज हो गया ना। अब लास्ट टाइम कार्ड्स कब खेलें घर में? आपके बचपन याद करिए, कितना कार्ड्स खेलते थे हम। तो वो सारा डिपेंडेंसी डिजिटल उस पर हो गया है। उसमें बुराई नहीं है, उसमें भी गेम्स होते हैं। पहले जब मोबाइल करेंगे तो मैं कार्ड का जो गेम खेलने के बजाय कुछ और देख रहा हूँ, जिसमें मेरे को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं रील देख रहा हूँ, उसमें क्या दिमाग लग रहा है? कोई दिमाग तो लग नहीं रहा है। कभी कभी इन्फॉर्मेशन अच्छी हो सकती है, पर 90% जंक है। 10% से भी कम है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो भी आपको ज़रूरत नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया के किसी गांव में बाढ़ आ गई, आप क्यों जानना चाहते हो? हाँ, अब यह है कि एक ट्रक से एक कार की टक्कर हुई, 6 लोगों की मृत्यु हुई, ये मेरे लिए न्यूज़ कहाँ इंपॉर्टेंट है? आजकल आप किसी भी न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज देखिए, क्या होता है, कितनी डेथ हुई आपको पता चल जाएगा। अननेसेसरी न्यूज़, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। कभी ऐसा नहीं होता कि साइंटिफिक रिसर्च के बारे में फ्रंट पेज पे छपाओ, या किसी बड़े आदमी का पुरानी जीवनी के बारे में फ्रंट पेज पे छपाओ, या हेल्थ रिलेटेड तो 5वें पेज पे छपता है। तो ये हमारे मीडिया की प्रायोरिटी है कि हेल्थ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो बिकता नहीं है। मैं एक और बात कहता हूँ यहाँ पे मेरे जो पेशेंट्स आते हैं, जब मैं जनरल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात करता हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ये बताइए कि पिछले 1 साल में आपने कभी भी कोई टीवी पे ऐसा प्रोग्राम देखा जो हेल्थ रिलेटेड है? वो कहते हैं नहीं। बोले पिछले 1 साल में क्या आपने अखबार में कोई ऐसा हेल्थ रिलेटेड, हर अखबार में छपता है ऑलमोस्ट डेली? तो बोलते हैं नहीं। पिछले 1 साल में क्या आपने कोई हेल्थ मैगजीन खरीदी? बोले नहीं। क्या पिछले 1 साल में सारे हॉस्पिटल हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, आपने एक भी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम देखा? बोले नहीं। आप बताओ, ऐसी पॉपुलेशन को आप हेल्थ के बारे में कैसे एजुकेट करेंगे? आज हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, ये शायद लोग देख लेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पे आ रहा है। पर यही प्रोग्राम अगर टेलीविज़न पे आएगा तो उसकी व्यूअरशिप मुझे लगता है कम होगी, क्योंकि कोई भी हेल्थ रिलेटेड चैनल देखना नहीं चाहता है। हेल्थ इज़ नॉट अ सेलिंग कमोडिटी। इसलिए किसी न्यूज़पेपर में, मैगजीन पे हेल्थ जो है लास्ट पेज पे छपती है, फ्रंट पेज पे नहीं आती, अनटिल उसकी बहुत ही बड़ी कोई रिसर्च ना आ गई हो। तो लोग हेल्थ के बारे में हमारे यहाँ अवेयर कम है। हमारे यहाँ सेकेंड वेव में कोरोना में जब अपने ही गांव गली के लोग जो बीमार पड़ने, तब लोग सीरियस हुए, वरना तो मान नहीं रहे थे कोरोना को भी। तो हेल्थ के बारे में अवेयर करना आसान नहीं है। एम्स में हर साल 30 से 35 लेक्चर होते हैं हेल्थ अवेयरनेस पे, अलग अलग बीमारियों पे, और आप जान के शॉक रह जाएंगे कि मुश्किल से 100-150 लोग अटेंड कर रहे होते हैं, अनटिल की कोई बहुत ही मेहनत करके बुला ना ले। तो इतनी मेहनत करके प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, अखबार में ऐड देते हैं, उसकी भी कॉस्ट आती है, पर लोग अटेंड नहीं, सुनना ही नहीं चाहते। तो आप सुन रहे थे, देख रहे थे डॉक्टर विनय गोयल को। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।